हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 8th क्लास की भूगोल, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है संसाधन। इस लेसन में हम पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं, ये संसाधन कब बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे लिए कैसे जरूरी है। आपने 7th क्लास की भूगोल का फर्स्ट लेसन पढ़ा था जिसका नाम था पर्यावरण। आपने उसमें ये पढ़ा था कि आपके चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो पर्यावरण का अंग है और ये कुछ प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं और कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। इसके अलावा मनुष्य भी एक पर्यावरण का अंग है। तो इस तरह हमने पढ़े थे कि पर्यावरण के घटक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और मानव स्वयं पर्यावरण का घटक है। इनमें से जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं और इनमें से जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं वो संसाधन नहीं होती हैं। कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब वह किसी के काम आती है, किसी की ज़रूरत को पूरा करती है या उसका कोई मूल्य होता है, यानी वो उसकी कोई आवश्यकता होती है, उसकी कोई उपयोगिता होती है, तभी संसाधन बनती है। आप देखते हैं कि आपके घर में इतना सारा सामान है, वो सामान आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे आपकी रसोई का सामान है या आपके कमरे का सामान है या घर का दूसरा सामान है, तो वो आपके घर में इसीलिए खरीदा गया है क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी है तो वह पीने के काम आता है, इसलिए पानी एक संसाधन है। इसके अलावा रसोई के जितना भी सामान है वो आपके किसी न किसी जरूरत को पूरा करता है, इसलिए वो भी संसाधन है। इसी तरह अगर आप साइकिल पर स्कूल में आते हो तो साइकिल आपकी जरूरत को पूरा करता है, तो वह भी आपके लिए संसाधन है। इसके अलावा आपके घर में बिजली है, बिजली आपको रोशनी देती है, तो वह भी संसाधन है। तो हमने देखा जितनी भी ये चीजें हैं वो हमारे किसी न किसी रूप में काम आती है, इसलिए वो संसाधन है। यानी कि इन चीजों की कोई ना कोई उपयोगिता है, कोई ना कोई प्रयोग होता है किसी न किसी रूप में, या इनका कोई मूल्य होता है, इसलिए ये संसाधन बनती हैं। कोई भी चीज तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक उसका कोई मूल्य नहीं होता या उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है या और ना ही उसका कोई मूल्य है तो उसे आप संसाधन नहीं कहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी चीज की उपयोगिता और उसका मूल्य उसे संसाधन बनाती है। मूल्य का अर्थ तो आर्थिक मूल्य से ही होता है कि जो उसकी कीमत होती है वो उसे संसाधन बनाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, यानी वो पैसे देकर खरीदी जाती हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, पैसे देकर नहीं खरीदे जाते, लेकिन वो हमारे उपयोग में आते हैं, तो ये उपयोगिता उनको संसाधन बनाती है। जैसे आप पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, उसको खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन पार्क सभी के लिए होता है और ये हमारी उपयोगिता है, इसलिए पार्क संसाधन है। इसके अलावा जैसे गांव में कोई तालाब है तो उसके लिए भी किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन सभी के पशु वहाँ पर जल पी सकते हैं, तो वो तालाब भी संसाधन बन जाता है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह समझा कि संसाधन कब बनता है। इसके अलावा अगर आप घर में कोई खाने की चीज बनाते हैं, जैसे पापड़ बनाते हैं या अचार बनाते हैं, तो उनको संसाधन नहीं कहेंगे, लेकिन जब उनको पेटेंट लगा दिया जाता है तो वे संसाधन बन जाते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का अभिप्राय होता है किसी चीज पर किसी व्यक्ति का अधिकार या उसके नाम की मोहर लगा देना पेटेंट कहलाता है। जैसे आपने MDH मसाले देखे होंगे कि उनके ऊपर MDH के मोहर लग गई है तो वो संसाधन बन गया है, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं था तो वो संसाधन नहीं था। इसी तरह बाजार में अनेक तरह की नमकीन बिस्किट बनते हैं, जब उनके ऊपर कोई नाम दे दिया जाता है तो वे संसाधन बन जाते हैं। इस नाम देने को ही पेटेंट कहा जाता है। इसके अलावा समय और प्रौद्योगिकी 2 ऐसे कारक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन बनाते हैं।
प्रौद्योगिकी, जिसे टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसका संबंध मनुष्य के ज्ञान से है और कौशल से है कि वो किसी चीज को बनाने में अपने ज्ञान का और अपने कौशल का कैसे नए तरीके से प्रयोग करता है। ये टेक्नोलॉजी या तकनीकी कहलाता है या प्रौद्योगिकी कहलाता है। हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू में तो संसाधन नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने लगती हैं। तो जब वह मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करती हैं तो तब वो संसाधन बन जाती हैं। यानी जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है या उसे समझ मिलती है कि किसी चीज़ को कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो ये मनुष्य के प्रौद्योगिकी ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, उसके कौशल के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी चीज को कैसे प्रयोग करना सीख जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि शुरू में हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम प्रयोग करने लगते हैं। जैसे आपके घर के पास कोई खुला मैदान है और वो खाली पड़ा है, तो काफी समय तक वो खाली पड़ा रहता है, लेकिन बाद में आप उसमें कुछ पौधे उगाना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए संसाधन बन जाता है। और जब आपने इसमें पौधे उगाना शुरू किया है तो ये आपके ज्ञान और कौशल के ऊपर निर्भर हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि ये लोगों का ज्ञान और उसका आविष्कार ही है जो चीज़ों को संसाधन बनाता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि घर में जो दादी पापड़ बनाती है या अचार बनाती है, तो वो दादी का आविष्कार है, वो दादी का ज्ञान है, वो दादी का कौशल है। उसने वो अपने आविष्कार से वो चीज़ बनाई है और जब उसको पेटेंट का नाम दे दिया तो वो संसाधन बन गई। इसी तरह से मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और वह जब सभी के काम आने लगा तो वो संसाधन बन गया। और कुछ संसाधन मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं और मनुष्य स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि ये सभी काम मनुष्य ने ही किए हैं, इसलिए वह स्वयं भी संसाधन है। आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। जैसा कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कुछ संसाधन प्रकृति ने बनाए हैं, कुछ मनुष्य ने बनाए हैं और तीसरा मनुष्य भी एक संसाधन है। तो ये 3 प्रकार के संसाधन हैं। पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे। ये तो हम जानते ही हैं कि जो संसाधन प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, भूमि, तालाब, समुद्र, पेड़ पौधे और जीव जंतु। जल आपके पीने के काम आता है, वायु सांस लेने के काम आती है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और पशुओं से हमें दूध आदि मिलता है या ईंधन के लिए उनका गोबर काम आता है। इसके अलावा पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है और ये लकड़ी बहुत सारी चीजें बनाने के काम आती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पेड़ पौधे, पर्वत, जल, वायु, जीव जंतु, ये सभी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और ये सभी हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में पूरा करें। अगर हम बात करें पर्वतों की, चट्टानों की, वो भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, उनसे भी हमें पत्थर मिलता है और वो पत्थर हमारे घरों में भी फर्श आदि में लगाया जाता है और सड़क बनाने में भी पत्थर काम आता है, भवन बनाने में भी पत्थर काम आता है। तो इस तरह से पर्वत, पहाड़, पठार ये भी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। हमें ये पता होता है कि ये विश्व के अंदर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कोयला पश्चिम एशिया में, खनिज तेल महाराष्ट्र में, दक्कन पठार की काली मिट्टी। हमें ये पता है कि विश्व के अंदर कितना तेल है, कितना कोयला है और कितनी काली मिट्टी है। इनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए ये वास्तविक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि हमें इनकी मात्रा का ज्ञान होता है और ये जिस रूप में हमें प्रकृति से मिले हैं हम उसी रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोयला है, हमें जिस रूप में मिलता है हम उसी रूप में उसे प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तेल हमें जिस रूप में मिलता है हम उसे उसी रूप में प्रयोग करते हैं और मिट्टी को भी हम उसी रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अगला है संभाव्य संसाधन।
इनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है कि ये कितनी मात्रा में विश्व में पाए जाते हैं। और ये ऐसे संसाधन होते हैं कि इनका इस समय पर तो प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इनका प्रयोग हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि इन संसाधनों के लिए इस समय हमारे पास जो ज्ञान है, जो कौशल है, वो इनको प्रयोग करने के लायक नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और कौशल में वृद्धि होती है, या हमारे आविष्कार होते हैं और हम इन संसाधनों को प्रयोग करने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस समय हम इनको प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में इनको प्रयोग करते हैं। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है और इसका उपयोग भविष्य में किया जाता है। और जैसे हम हवा से बिजली बनाते हैं, जिसको पवन चक्की कहते हैं, तो 200 साल पहले ये हवा से बिजली नहीं बनाई जाती थी। उस समय ये संभाव्य संसाधन था, लेकिन आज ये वास्तविक संसाधन बन गया है, क्योंकि 200 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हम हवा से बिजली बनाएंगे, लेकिन आज बिजली बना भी रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के समय में संभाव्य संसाधन है, लेकिन आने वाले समय में वो वास्तविक संसाधन बन जाएंगे। यानी कि जब हम किसी चीज का उपयोग कर रहे होते हैं तो उस समय वो वास्तविक संसाधन होती है, लेकिन जब वो चीज प्रयोग में नहीं आती है तो वह संभाव्य संसाधन है। जैसे हमने आपके घर के पास खाली प्लाट का उदाहरण लिया था कि जब वह खाली प्लाट पड़ा था, उसमें कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा था, तो उस समय वो संभाव्य संसाधन था, लेकिन आज आप उसमें पेड़ पौधे उगाने लगे हैं तो वो आपके लिए वास्तविक संसाधन बन गया है। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के ज्ञान ने और कौशल ने संभाव्य संसाधनों को वास्तविक संसाधन बना दिया है। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, और जो वस्तुएं सजीव होती हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, चट्टान और जो खनिज पदार्थ होते हैं जो जमीन के अंदर से खोदकर निकाले जाते हैं, वो अजैव संसाधन होते हैं, और जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैव संसाधन होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, एक जो जीवित होते हैं, सांस लेते हैं, और एक जो निर्जीव होते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं और फिर दोबारा से वो प्रयोग करने के योग्य बन जाते हैं। और नवीकरणीय संसाधनों में से कुछ संसाधन असीमित होते हैं। जैसे वायु की बात करी हमने कि वायु से पवन चक्की बनाई जाती है, पवन चक्की के द्वारा बिजली बनाते हैं, तो वायु का जो भंडार है वायुमंडल के अंदर वो अथाह है, वो समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जल, मृदा या वन का लापरवाही से प्रयोग करना इसके भंडार को समाप्त कर सकता है। इसी तरह जल भी एक असीमित संसाधन है। जैसा कि आपने 7th क्लास में जल लेसन में पढ़ा था कि जल कभी खत्म नहीं होता है। जो जल आज है वो 1000 साल पहले भी था और हजारों साल बाद भी होगा, लेकिन उसका स्वरूप जरूर बदलता रहता है। इसलिए जल की कमी के बारे में बताया जाता है कि जल को सुरक्षित रखें, जल को ध्यान से प्रयोग में करें, जल को बचा कर रखें। अब हम बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन की। इनका भंडार सीमित होता है, यानी कि थोड़ा होता है। अगर इनको लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो ये चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, या ये कह सकते हैं कि इनको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो जब ये 1000 साल बाद बनेगी तब तक हम नहीं रहेंगे, यानी कि 1000 साल का जो समय है वो मनुष्य जीवन की अवधि से ज्यादा समय है, तो मनुष्य उसका दोबारा से फायदा नहीं उठा सकेगा। ऐसे संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आ जाते हैं कि कोयले को बनने में हजारों साल लगते हैं, कि जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन में दब जाते हैं और वो हजारों साल तक दबे रहते हैं, तो उच्च ताप और दाब के कारण वो कोयला बन जाते हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस बनती है और पेट्रोलियम बनता है। तो इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन इन
इनका जो प्रयोग है वो बहुत भारी मात्रा में होता है, तो इनका भंडार खत्म होने की संभावना बनी रहती है। संसाधनों को वितरण के आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक होता है जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, और एक होता है स्थानिक कि जो किसी विशेष स्थान के पास ही पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते। जैसे वायु सभी स्थानों पर पाई जाती है तो ये सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक संसाधन कहलाएगी। इसके अलावा तांबा और लौह अयस्क या सोना, चांदी, हीरा ये स्थानीय संसाधन है कि ये सर्वव्यापक नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अब ये सोचने की बात है कि ये परिवर्तन क्यों पाया जाता है कि कोई चीज सब जगह पाई जाती है और कोई चीज किसी किसी स्थान पर पाई जाती है। तो ये इसलिए होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि हम जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु और तरह की होती है और भूमि का भाग भी और तरह का होता है, तो वहाँ और तरह के संसाधन पाए जाते हैं। और जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो और तरह के संसाधन पाए जाते हैं। तो ये जलवायु, ये ऊंचाई और भूभाग, भूमि का भाग, ये सभी निर्भर करता है, इनके ऊपर ही संसाधन निर्भर करते हैं। या ये कह सकते हैं कि इन भौतिक कारकों पर संसाधन निर्भर करते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। और ये सभी भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे वास्तविक संसाधन, संभाव्य, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से याद करें और समझें। आगे हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन भी प्रकृति के द्वारा दिए होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर इनको उपयोग करना सीख जाता है, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था पहाड़ का, पर्वत का, कि वो एक प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज है और पहले मनुष्य ने उसका प्रयोग नहीं किया था, तो उस समय वो संभाव्य संसाधन था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में और कौशल में वृद्धि हुई और मनुष्य ने पहाड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो पहाड़ों को काटकर जो घरों में पत्थर लगाया जाता है, ये पत्थर पहाड़ों से ही आता है। इसके अलावा सड़क बनाने में, रेल की पटरियां बनाने में ये पत्थर काम आता है। तो इस तरह मनुष्य ने अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर पहाड़ों को भी काम में लाना सीख लिया। तो मनुष्य ने इन पहाड़ों को काटकर जो चीजें बनाई वो मनुष्य ने बनाई है, इसलिए उनको मनुष्य निर्मित संसाधन कहेंगे या मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन या बड़ी बड़ी इमारतें जो मनुष्य ने बनाई हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। आगे हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। ये हम जान चुके हैं कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ये मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई हैं। मनुष्य ना होता तो ये चीजें भी ना होती, इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन है। और मनुष्य के ज्ञान में, कौशल में लगातार वृद्धि होती रहती है। वो नए नए तरीके सीखता रहता है, जिसके कारण वो नई नई चीजें बनाता रहता है और नए नए आविष्कार करता रहता है। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। और मनुष्य का जो ज्ञान है, जिसे शिक्षा कहते हैं, मनुष्य की शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। इसलिए हम मानव संसाधन को भी, आप ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन का अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है, जबकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाती है। इस लेसन में हमने अनेक प्रकार के संसाधन पढ़े। कुछ सीमित भंडार है, कुछ का असीमित भंडार है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो खत्म नहीं होंगे और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं। इस तरह से अगर ये संसाधन खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये संसाधन नहीं होंगे तो वो पीढ़ी कैसे अपना गुजारा करेगी। इसलिए इन संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन चीजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इनका संरक्षण करने के पहले सबसे पहले तो इनका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। हमें किसी चीज का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो।
हमें आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जल के बारे में कहा जाता है, जल ही जीवन है, तो जल को उतना ही प्रयोग करें जितना की जरूरत होती है। इसी तरह कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, इन सभी चीज़ों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लापरवाही से इनका प्रयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ें नहीं बचेंगी। इसके अलावा पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, मनुष्य स्वयं भी प्राकृतिक संसाधन है, तो सभी चीज़ों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से संसाधनों को उपयोग करने की जो आवश्यकता है और भविष्य के लिए उसे संरक्षित रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि संसाधनों को उपयोग में भी लाना है और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखना है, तो इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आप सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों को जो लेसन में दिए गए हैं अवश्य पढ़ें और पता लगाएं कि कैसे हम इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर आपने प्रकृति के द्वारा दी गई अनेक चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि वो कैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनके आधार पर ही जिंदा रहते हैं, यानी कि वो चीज़ें हमारी किसी न किसी रूप में आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन चीज़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इन चीज़ों का सावधानी से प्रयोग करें। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।